हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल त्रिशा एजुकेशन हब में। आज हम आप लोगों के साथ में एमपी सीरीज के अंतर्गत एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज हम आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश में बाघ परियोजना में शामिल राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, जितने भी हम देखें टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत जितने भी नेशनल पार्क है, उनसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमें एग्जाम के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। चाहे वह एग्जाम हो एमपीएसआई का, चाहे वह एग्जाम हो एमपीपीएससी का, चाहे वह एग्जाम हो व्यापम का, कोई भी, अर्थात प्रत्येक एग्जाम के अंतर्गत यहां से हमें कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले हमारे पास में है टाइगर प्रोजेक्ट अर्थात बाघ परियोजना। यह शब्द आता कहां से है, इस बात की हमें जानकारी होना चाहिए। तो याद रखना, बात है अप्रैल के अंतर्गत और 1973 के अंतर्गत, अप्रैल 1973 के अंतर्गत क्या होता है, हम देखें कि राजस्थान के एक व्यक्ति होते हैं, और राजस्थान के अंतर्गत भी यदि हम देखें तो जोधपुर के एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम है कैलाश सांखला, जिन्हें टाइगर, हम यदि देखें टाइगर मैन के उपनाम से भी जाना जाता है। यह क्या करते हैं, हम पूरे संपूर्ण भारत के अंतर्गत टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी से बात करते हैं। और क्या होता है, उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री उन्हें क्या कर देती है, इस बात के लिए ऑर्डर कर देती है कि हाँ आप कर लीजिए। उसके पश्चात संपूर्ण यदि हम देखें भारत के अंतर्गत सबसे पहला यदि हम देखें तो टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल होने वाला राष्ट्रीय उद्यान हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि हम यदि देखें तो उत्तराखंड के अंतर्गत आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, सबसे पहले भारत का हम देखें टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल होने वाला राष्ट्रीय उद्यान यह बन जाता है। उसके पश्चात बात आती है मध्य प्रदेश की, और यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत कई सारे बाघ पाए जाते हैं, और मध्य प्रदेश को हम देखें बाघ स्टेट या टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। हमने देखा कि पिछले 2-3 सालों के अंतर्गत मध्य प्रदेश का यह दर्जा मध्य प्रदेश से दूर चले गया था, किंतु यदि हम देखें नई रिपोर्ट के अनुसार, यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश को यह दर्जा पुनः मिल गया है। यदि देखें संपूर्ण भारत के अंतर्गत 2967 बाघ है, जिसके अंतर्गत यदि हम देखें मध्य प्रदेश के अंतर्गत 526 बाघ पाए जाते हैं, और हम यदि देखें कर्नाटक के अंतर्गत 524 बाघ पाए जाते हैं। इस हिसाब से हम देखें तो मध्य प्रदेश एक नंबर पर अर्थात टाइगर स्टेट के अंतर्गत अपनी पुनः पोजीशन बना चुका है। और यदि हम मध्य प्रदेश के अंतर्गत देखें तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत हमें 6 राष्ट्रीय उद्यान देखने के लिए मिलते हैं, जो हम देखें कि टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत या बाघ परियोजना के अंतर्गत शामिल है। केवल एक ही ऐसा अभयारण्य जिसका नाम है रातापानी अभयारण्य, वह हमें देखने के लिए मिलता है, जो क्या है अभयारण्य होकर भी टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमें शामिल होता हुआ नजर आता है। तो आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत बाघ परियोजना में शामिल राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। बड़ा ही मजा आने वाला है। आपके लिए मैंने एक मैप के द्वारा भी आप लोगों को मैं सभी लोकेशन बताने वाला हूं। वीडियो के अंतर्गत आप अंत तक बने रहना, बड़ा ही आपको आनंद आने वाला है। सबसे पहले हमारे पास में हम यदि देखें तो एक हमारे पास में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का हमें देखने के लिए मिलता है। कौन सा, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, या जिसे हम कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी कभी कभी पुकार लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, या हम देखें या मध्य प्रदेश का सबसे पहला, चाहे अभयारण्य हो, चाहे राष्ट्रीय उद्यान हो, चाहे यदि हम देखें तो टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत यदि शामिल होने वाला यदि कोई राष्ट्रीय उद्यान है तो वह है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। याद रखना, यदि पूछ ले कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान आपका आंसर
आंसर होना चाहिए, क्योंकि यह 940 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत फैला हुआ है। सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट, जैसे मैंने आपसे कहा, 1973 के अंतर्गत सबसे पहले हम देखें भारत के परिदृश्य के अंतर्गत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंतर्गत आया था। मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है 1 साल बाद, अर्थात यदि देखें तो 1974 के अंतर्गत क्या होता है, बाघ परियोजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में हो जाती है। और बाघ परियोजना के द्वारा मध्य प्रदेश के अंतर्गत कोई शामिल होने वाला हम देखें राष्ट्रीय उद्यान हमें देखने के लिए मिलता है, तो वह देखने के लिए मिलता है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि सर्वाधिक बाघ यदि हम देखें तो हमें कहां पर नजर आते हैं, तो मध्य प्रदेश के कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत नजर आते हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, यहां पर बारहसिंगा पाया जाता है, और बारहसिंगा भी कौन सा, ब्रेडरी प्रजाति का, इसलिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। एग्जाम के अंतर्गत पूछ लेते हैं कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत किस प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है, तो ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है। यहां पर हॉलो और बंजर घाटियां पाई जाती है। और वर्ल्ड बैंक की सहायता से यदि हम देखें तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम देखें, पार्क इंटरप्रिटेशन योजना, इसके अंतर्गत वर्ल्ड बैंक की सहायता से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत हम देखें तो लागू की गई है। तो यह सभी जानकारी आपको मैंने कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में दे दी। अब एक बड़ी ही महत्वपूर्ण हम देखें जानकारी हमें देखने के लिए मिलती है कि यदि हम देखें कि हम कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहले हम देखें कि राष्ट्रीय अभ्यारण्य कब बना, तो 1952 के अंतर्गत 1952 के अंतर्गत कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले अभ्यारण्य बनता है। और 1 जून 1955 को सबसे पहले हम यदि देखें तो कान्हा किसली हमें देखने के लिए मिलता है, क्या हमें सबसे पहले देखने के लिए मिलता है राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का। तो यह बात भी आपको पता होना चाहिए। और बात कर रहे हैं किसकी, टाइगर प्रोजेक्ट की, बाघ परियोजना की। तो यह देखिए कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान आता कहां पर है, तो याद रखना यह हमें देखने के लिए मिलता है मंडला और बालाघाट की सीमा के ऊपर। कहां पर देखने के लिए मिलता है, मंडला और बालाघाट की सीमा के ऊपर हमें देखने के लिए मिलता है। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि बताइए यह बाघ परियोजना में कब शामिल हुआ, तो आंसर होना चाहिए 1974, जैसा मैंने आपको इसका संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। उसके पश्चात सेकेंड आता है हमारे पास में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कभी कभी तो एग्जैक्ट एग्जाम में पूछ लेता है कि बताइए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में आता है, तो याद रखना बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हमें देखने के लिए मिलता है उमरिया जिले के अंतर्गत। बड़ा ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि 1968 के अंतर्गत हम देखें, 1968 के अंतर्गत हम यदि देखें तो यह मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान बनता है और टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल होता है 1993 के अंतर्गत। लोकेशन भी देख लीजिए, यह है हमारा यहाँ पर मध्य प्रदेश के मैप में देखना, उमरिया यहाँ पर दिखाई देगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1993 के अंतर्गत 1993 के अंतर्गत टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल होता है। बात करते हैं हम बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की, तो याद रखना हम यदि देखें बाघों का सर्वाधिक घनत्व कहां पर पाया जाता है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत पाया जाता है। और एक नदी है जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से होती हुई प्रवाहित होती है, आपको पता होना चाहिए, उस नदी का नाम है चरणगंगा नदी। इसलिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ऐसा भी आपको पता है कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ कोई राष्ट्रीय उद्यान हमें देखने के लिए मिलता है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान देखने के लिए मिलता है। और इसके अंतर्गत हम देखें तो करीब 2000 या 2500 साल पुराना हमें बांधवगढ़ का किला भी इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। और याद रखना बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर्स के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। एक बात और याद रखना, यहां पर हम देखें तो एक नर यदि बाघ देखें हम, तो जिसका नाम था चार्जर, और एक बाघिन भी हुआ करती थी जिसका नाम था सीता। बड़े ही महत्वपूर्ण हम देखें
कि बाघ और बाघिन हुआ करती थी, इन्हीं के नाम के ऊपर एक चार्जर पॉइंट भी हमें देखने के लिए मिलता है। कहां पर? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत। अर्थात मैंने आपको बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की संपूर्ण जानकारी बता दी। उसके पश्चात बात करें पन्ना की, तो पन्ना भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हमें कहां पर देखने के लिए मिलता है। तो याद रखना, पन्ना भी हमें देखने के लिए मिलता है पन्ना प्लस छतरपुर की सीमा के ऊपर। कहां पर? पन्ना और छतरपुर की सीमा के ऊपर हमें देखने के लिए मिलता है। बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि पन्ना जो हमें देखने के लिए मिलता है 1981 के अंतर्गत सबसे पहली बार राष्ट्रीय उद्यान बनता है। और हम जानते हैं पन्ना के अंतर्गत एक बड़ी ही अच्छी बात हमें देखने के लिए मिलती है कि पन्ना के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है क्या? याद रखना, पन्ना के अंतर्गत हमें एक चीज बड़ी ही अच्छी देखने के लिए मिलती है। हम आंवला नगरी के नाम से भी पन्ना को जानते हैं और पन्ना के अंतर्गत रेप्टाइल पार्क भी है जो बड़ा ही खूबसूरत पार्क कहलाता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत। और पन्ना की यदि हम बात करें तो हमें पता है पांडव जलप्रपात या गाथा जलप्रपात भी हमें पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत हमें दिखाई देते हैं। और आपको एक बात पता होना चाहिए, पन्ना के अंतर्गत ही हमें आपको एक जानकारी होना चाहिए, केन नदी जो पन्ना के अंतर्गत हमें पता है प्रवाहित होती है। कहां से? हम देखें तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से हम देखें कौन सी नदी? केन नदी प्रवाहित होती है। और यही केन नदी हम देखें पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कहलाती है। और यह गिद्धों के लिए, अर्थात इसमें सबसे ज्यादा यदि देखें तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत सर्वाधिक गिद्ध पाए जाते हैं। और गिद्धों की जो जनगणना है यदि देखें, उसकी गणना एक अलग ही प्रकार की प्रोसेस से की जाती है। उसके पश्चात हमने देख लिया कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, मैंने आपसे कहा कब आया? 1981 के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान बना। और कब बना? 1994 के अंतर्गत यह क्या बना? टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत बाघ परियोजना के अंतर्गत शामिल हुआ। यह देखिए पन्ना की पोजीशन पन्ना प्लस छतरपुर की बॉर्डर पर हमें दिखाई देता है। उसके पश्चात हमारे पास में आ जाता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि हमें देखने के लिए मिलता है सिवनी प्लस हम देखें छिंदवाड़ा की सीमा के ऊपर। और याद रखना, यदि हम देखें तो महाराष्ट्र के अंतर्गत भी यदि हम देखें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर भी यदि कोई राष्ट्रीय उद्यान है तो वह है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होना चाहिए, इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति है रुडयार्ड किपलिंग, उनके द्वारा एक बुक लिखी गई है द जंगल बुक। हम जिसके अंतर्गत देखते थे जब हम छोटे थे तो हम एक बड़ा ही अच्छा नाटक देखा करते थे मोगली, है ना। मोगली, उसी के अंतर्गत हम देखें तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत हमें मोगली लैंड देखने के लिए मिलता है। और ऐसा कहा जाता है कि 2004 से इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत मोगली लैंड जो मोगली उत्सव भी मनाया जा रहा है। एक बात और पता होना चाहिए इसके बारे में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि सबसे यदि हम देखें कि सबसे प्यारा यदि देखें जो रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी पूरी मन की जो बात है द जंगल बुक जो लिखी है इसी राष्ट्रीय उद्यान के ऊपरगत ये उन्होंने लिखी है। अर्थात यदि बात करें तो सबसे पहले कब राष्ट्रीय उद्यान बना तो 1983 के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान बना। और बाघ परियोजना के अंतर्गत कब शामिल हुआ तो 1992 के अंतर्गत यह शामिल हुआ। तो देखिए हम देखें पेंच राष्ट्रीय उद्यान, यहां पर आएगा सिवनी और यहां पर आ जाएगा छिंदवाड़ा, इसी की सीमा के ऊपर हमें दिखाई देगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। उसके पश्चात बात करें और पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में एक और अच्छी बात बता देता हूं कि इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम 2002 से बदलकर इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी हम देखें राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। इस बात की जानकारी भी आपको होना चाहिए। उसके पश्चात बात करें सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे ही बात आती है सतपुड़ा की तो सतपुड़ा आता कहां पर है तो याद रखना सतपुड़ा हमें दिखाई देता है होशंगाबाद के अंतर्गत। और हम कहां पर आता है, कब बना 1981 के अंतर्गत यह बनता है।
क्या बनता है, तो राष्ट्रीय उद्यान बनता है। उसके पश्चात बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को हम देखें तो टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत कब शामिल किया जाता है। तो याद रखना, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को यदि हम देखें तो 1999 के अंतर्गत इसे टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यह देखिए हमारा सतपुड़ा, यहां पर हमारा आएगा होशंगाबाद। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1999 के अंतर्गत टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ और आता है होशंगाबाद में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें इसी के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है पचमढ़ी। बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही खूबसूरत हमें देखने के लिए मिलता है हमारा पर्यटन स्थल। आपको पता होना चाहिए। मुझे एक क्वेश्चन आप बताना कि पचमढ़ी की खोज किसके द्वारा की गई है। आप तो जानते होंगे कि मुझे इस कमेंट बॉक्स में बताना कि पचमढ़ी के खोजकर्ता कौन है। और आप एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न इससे संबंधित हो जाता है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो कृष्ण मृग जो होते हैं, तो कृष्ण मृगों के लिए सबसे ज्यादा यदि कोई प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है तो वह हमें देखने के लिए मिलता है। कौन सा? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। आपको बता दिया, याद होना चाहिए 1981 के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान बना और 1999 के अंतर्गत ही जिस समय हम देखे पचमढ़ी को बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत शामिल किया गया था, उसी समय इसे क्या कर लिया गया, हम देखें टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसे शामिल कर लिया गया। उसके पश्चात आता है संजय राष्ट्रीय उद्यान। बड़ा ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग इसे कंफ्यूजन से क्या बोल देते हैं, इसे कभी बोल देते हैं डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। याद रखना, यह डुबरी हम देखें डुबरी अभ्यारण्य हुआ करता था। पहले इसका नाम क्या था? डुबरी अभ्यारण्य। यह देखिए मैंने लिखा हुआ है यहां पर, पहले इसका नाम हुआ करता था डुबरी अभ्यारण्य। किंतु यदि हम देखें तो इसका ओरिजिनल नाम हमें देखने के लिए मिलता है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। आपको पता होना चाहिए इस राष्ट्रीय उद्यान की खासियत अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, यदि हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हुआ करता था, तो याद रखना अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था। कौन सा? यह हुआ करता था संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। बड़ा ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इसे 2008 के अंतर्गत राष्ट्रीय हम देखें कि इसे टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और इसकी लोकेशन भी पता होना चाहिए कि आता कहां पर है, किस जिले के अंतर्गत आता है। तो याद रखना, सीधी से हमें पता है सिंगरौली अलग हो गया, सीधी से सिंगरौली अलग हो गया तो आता था कहां पर? सबसे पहले सीधी में आता था, सीधी से अलग हुआ सिंगरौली। इसलिए यदि देखें तो इसकी वर्तमान पोजीशन हमें दोनों की बॉर्डर पर देखने के लिए मिलती है। इसलिए संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी प्लस सिंगरौली कब बना, टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत कब आया, तो 2008 के अंतर्गत हमें आता हुआ नजर आता है। उसके पश्चात यदि बात कर ले कि राष्ट्रीय उद्यान बना कब, तो 1983 के अंतर्गत यह राष्ट्रीय उद्यान बन गया था। उसके पश्चात आता है रातापानी अभ्यारण्य। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य जो हम देखें कि बाघ परियोजना में शामिल है। तो याद रखना रातापानी अभ्यारण्य किस प्रकार से याद रख सकते हैं, रा से हम देखें, रा से रातापानी और रायसेन से ही हमें देखने के लिए मिलता है। कौन सा? तो रायसेन से हमें देखने के लिए मिलता है। रायसेन के अंतर्गत यदि हम देखें कि किसकी सीमा पर आता है, तो रायसेन के अंतर्गत दो जिले हम देखें तो रायसेन प्लस सीहोर। यदि हम देखें यहां पर रायसेन मिलेगा और यहां पर इसी मैप के अंतर्गत देखना सीहोर के अंतर्गत हमें ऐसा अभ्यारण्य देखने के लिए मिलता है जिसका नाम है रातापानी अभ्यारण्य। बड़ा ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इसे हम देखें हाल ही के दिनों में अर्थात 2014 के अंतर्गत सबसे अंत में यदि कहे तो इसे हम देखें बाघ परियोजना के अंतर्गत हम देखें इसे शामिल
शामिल किया गया है। और यह अभ्यारण्य यदि हम देखें, आजकल एग्जाम के अंतर्गत ऐसा भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से तो हर एक क्वेश्चन आईएमपी हो जाता है कि इसे कब बताइए कि राष्ट्रीय अभ्यारण्य यदि हम देखें इसे कब बनाया गया, तो रातापानी को यदि हम देखें कि अभ्यारण्य कब बनाया गया था, 1976 के अंतर्गत बनाया गया था। रायसेन प्लस सीहोर की सीमा पर आता है। और यदि देखें तो ऐसा एकमात्र अभ्यारण्य जो टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल है 2014 से। एक बार फिर से आप बड़े ही आसानी से हमारा यह मैप देख लीजिए कि कहां पर कौन कौन सी हमने पोजीशन आप लोगों को सभी बताई हुई है। अब छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, देखिए। हम देखें कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान तो बड़े राष्ट्रीय उद्यान है, अर्थात यह तो हमारे पास बाघ परियोजना के अंतर्गत शामिल तो होंगे ही। अब बचे हुए कैसे, देखिए प से 2 है हमारे पास में, प से पन्ना वाला और प से पेंच राष्ट्रीय उद्यान। यह दोनों राष्ट्रीय उद्यान काय में शामिल है, तो यह दोनों राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना में शामिल है। उसके पश्चात और नीचे आ जाइए, स से सतपुड़ा, स से संजय गांधी, यह दोनों भी काय में शामिल है, तो बाघ परियोजना के अंतर्गत शामिल है। तो बड़ी ही आसानी से बता सकते हैं कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान यदि पूछ ले तो कान्हा किसली, बांधवगढ़, उसके पश्चात पेंच है, पन्ना है, संजय गांधी है और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। केवल 6 राष्ट्रीय उद्यान ऐसे हैं जो हम देखें तो काय में शामिल है टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत। और एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य रातापानी अभ्यारण्य जो हमें देखने के लिए मिलता है, हम देखें तो टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल होता हुआ नजर आता है 2014 के अंतर्गत। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं और संपूर्ण जानकारी को बड़े ही अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो मध्य प्रदेश में बाघ परियोजना का अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे क्या हो सके आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन अच्छे से मिल सके। और याद रखना आप हमारे अन्य वीडियोस भी देख सकते हैं। इसी प्रकार से हमने आप लोगों के लिए अच्छा कलेक्शन वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दे रहे हैं। जय हिंद।